हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओली बोर्ड। सो बेस्ट 50 इंश्योरेंस अवेयरनेस क्वेश्चंस है, जिसका पार्ट 2 है आज। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हालांकि दोनों रिलेटेड नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है ही, तो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आई थिंक 25 मैंने लास्ट जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें करवा दिए थे। उसके बाद है ये बाकी के 25 इसमें हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। BCAR इज़ ए रेटिंग एजेंसी। राइट, जैसे बैंक में भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रिसिल वगैरह। सो उसी अकॉर्डिंग क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी होती है। तो इन्होंने पूछा है कि BCAR में जो आर है उसका मतलब क्या है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। सो इसके अंदर इसका मतलब है रिलेटिविटी। अब BCAR है क्या, तो ये क्या है, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये डेवलप्ड किसने की थी, AM बेस्ट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम इसी के बेस्ट के ऊपर ही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। रेटिंग एजेंसी है दैट फोकस ऑन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, BCAR क्या करती है, डिपिक्ट्स द क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को और उसके जो ऑपरेटिंग रिस्क है उन दोनों का क्या है, जो क्या है रिलेशनशिप बताती है। राइट, कि रेटिंग उसी हिसाब से होती है ना, कि वो कितना उनके पास, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना रिस्क को क्या ऑपरेट कर सकते हैं। राइट, तो ये उन्हीं टाइप में है। सो सेकंड क्वेश्चन है कि डैश इज ए बेसिक मेजर ऑफ हाउ फाइनेंशियली साउंड एन इंश्योरर इज एंड इट्स एबिलिटी टू पे क्लेम्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रेशियो होता है ये होता है सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया सोल्वेंसी रेशियो के बारे में। ठीक है, कि यानी कि साइज ऑफ कैपिटल और उसके रिस्क कितने, उन दोनों का रेशियो होता है ये। सो मतलब जैसे हाई सोल्वेंसी रेशियो होगा ना जिस कंपनी का, ठीक है, तो वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके पास कैपिटल या उसकी जो स्ट्रेंथ है क्लेम्स को पे करने की वो ज़्यादा है। राइट, कि अब हम इंश्योरेंस कराते क्यों हैं, ताकि वो क्या है, कंपनी हमें उस टाइम में हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, अगर हम क्लेम करते हैं तो क्लेम पे कर पाएगी वो। ठीक है, तभी तो वो स्ट्रांग हुई ना। तो सोल्वेंसी रेशियो हाई होगा तो मतलब उसकी जो क्लेम पे करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, स्ट्रांग है वो। Insurance companies limit their losses by not taking on certain risks that are very likely to result in a loss. Such risks are known as, ठीक है, मतलब कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, अनइंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं जिनको, मतलब जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोशिश करती हैं कि हम उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड ना करें, ऑब्वियसली क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा अगर ऐसी चीज़ें हुई तो क्या होता है कि कई बार जैसे अर्थक्वेक वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अब जिस एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हों तो वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड ना करना पड़े, क्योंकि पता है उन्हें कभी भी आ जाएगा, उनको लॉस होगा तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। एंड कुछ क्रिटिकल इलनेस भी ऐसी चीज़ें, लाइक कुछ क्रिटिकल डिजीज़ होती हैं, तो वो अलग अलग है उनके हिसाब से उन्होंने कंपनीज ने की हुई है कि हाँ ये अनइंश्योर्ड रिस्क में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है द एन्युटी दैट पेज पीरियोडिक इनकम ओवर द लाइफ ऑफ एन एन्युटेंट एंड स्टॉप्स ओनली विद हिज और हर डेथ इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, प्योर लाइफ एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, प्योर लाइफ एन्युटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, सेटअप लाइफ इंश्योरेंस में होता है। राइट, सो आपको जो प्रीमियम्स है वो पे करना पड़ता है, डिपेंड करता है इंस्टॉलमेंट में या लमसम अमाउंट एक साथ आप पे करते हैं। तो उसमें द अक्यूमुलेटेड अमाउंट जनरेट इंटरेस्ट, तो जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट जनरेट करती रहती है। एंड इवेंचुअली अपॉन मैच्योरिटी जब होती है तो जो क्या है, मनी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो एन्युटी बेनिफिट्स है किसको मिलेगा, ठीक है, विड्रॉ मनी या रिसीव एन्युटी बेनिफिट फ्रॉम द अकाउंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी को ही मिलती है, अदरवाइज तो खुद ले ही सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPA इन इंश्योरेंस, फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती हैं। सो आप थोड़ा सा अच्छे से फुल फॉर्म को पढ़ लीजिएगा, अगर एक साइड में लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो ये क्या है, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, एक्सीडेंट तो व्हीकल से रिलेटेड यानी कि मोटर इंश्योरेंस टाइप में है। ठीक है, सो इंडिविजुअल हु ड्राइव 2 व्हीलर और 4 व्हीलर विल नाउ मैंडेटरी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ 15 लाख। ठीक है, तो मैंडेटरी होता है ये करवाना। राइट, which of the following term means to reduce risk and liability burden of the initial reinsurer by spreading out risk to other reinsurance company। जैसे कि हम जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना रिस्क लाइक ट्रांसफ़र कर देती है, स्प्रेड कर देती है। कैसे, री इंश्योरर होते हैं ना, जो री इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करके। वैसे ही
अगर री इंश्योरेंस कंपनी दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी या कोई ऐसी जो है जो उनके रिस्क को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या टाई अप कर लेती हैं वो, तो उनको क्या बोलते हैं, रेट्रोसेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, राइट, ताकि उनका क्या है रिस्क थोड़ा स्प्रेड हो सके। क्यों, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का, बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस कराते हैं, उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वो है ना कि उनको बेनिफिट होने के चांसेस हैं, तो उस केस में क्या है वो कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्क क्या है स्प्रेड हो जाए, ठीक है, तो हमें अकेले पे बर्डन ना आए। Retrocession is when a reinsurance company has another insurance company assume some of its risk, like many other type of insurance, that this is done for a fee and reduce the overall risk. Obviously free में तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। Reinsurance companies transfer risk under retrocession agreements होते हैं ये to other reinsurer for reasons similar to those that cause primary insurer to purchase reinsurance. जैसे कि प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनीज है वो परचेज करती है ना री इंश्योरेंस, ठीक है, पॉलिसीज किसी और इंश्योरेंस कंपनी से, वैसे ही सेम है कि री इंश्योरेंस दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर रही है या पॉलिसी परचेज कर रही है ताकि जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए दोनों में। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इज रिलेटेड विद, अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज मैंने ये वीडियो में काफ़ी बार बताया है, यूज़ भी किया है, तो ये क्या है, व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइक वगैरह कुछ होता है या व्हीकल लिखा होता है, मोटर लिखा होता, तो आप वो टिक कर देते, ठीक है, यानी कि कार बाइक कुछ भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस से रिलेटेड है ये, या मोटर इंश्योरेंस बोल सकते हो आप। तो आपको जो ऑप्शन दिखे आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लिक करना है। A type of life insurance policy designed to pay off borrower's debt if the borrower dies is known as, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज सारी हम वैसे तो लर्न नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमें लर्न करनी पड़ेगी। बोरोवर्स डेप्थ, अब देख सकते हो कि बोरोवर, ठीक है, मान लो किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है बड़ा सा, राइट, एंड उसकी लोन पे होने से पहले ही या पूरा कंप्लीट लोन पे नहीं कर पाया है वो और उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसने क्या है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या है वो पे करेगी, ठीक है। वो किसको होगा, ये किसके लिए होती है, लेंडर के लिए होती है, क्योंकि बेनिफिट तो लेंडर को मिलेगा ना जिससे आपने लोन लिया है। Credit life insurance is a specialized type of life insurance policy intended to pay off specific outstanding debts in case of the borrower die before the debt is fully repaid, ठीक है, मतलब उन्होंने रीपे नहीं किया तो उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो सच पॉलिसी में भी रिक्वायर्ड बाय सर्टेन लेंडर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा, लेंडर को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पे नहीं कर पाए थे वो डेट वो अब क्या है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। Inadequate insurance coverage held by a policyholder where the limits may not be high enough to cover the full expenses of a claim is known as, ठीक है, under insurance। मैंने ये बताया है आपको, मेरी जो लास्ट की वीडियोज़ है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अंडर इंश्योरेंस रेफर टू एन इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज हेल्ड बाय पॉलिसी होल्डर, इनएडिक्वेट मतलब कम है, ठीक है, राइट। इन द इवेंट ऑफ ए क्लेम under insurance may result in economic loss to the policyholder since the claim would exceed the maximum amount that can be laid out by insurance policy, ठीक है। सो मैंने अंडर इंश्योरेंस का आपको अच्छे से बताया, वहाँ से भी देख सकते हैं। व्हाट डज EOB स्टैंड फॉर इंश्योरेंस, EOB क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस केस में क्या होता है, जो कंपनी है वो क्या करती है, मतलब ये क्या एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या है सेंड करती है किसके लिए, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान या जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसमें कौन कौन से चीज़ें कवर होने वाली हैं, मतलब आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसके एक एक्सप्लेनेशन होती है। द पीरियड ड्यूरिंग विच क्लेम इज नॉट एडमिटेड इन हेल्थ इंश्योरेंस नोन एज, मैंने पहले ही बताया था वेटिंग पीरियड होता है ये, ठीक है, मतलब कुछ पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो तो कुछ टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है, उस टाइम में आपको कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है लायबल नहीं है कंपनसेशन देने की, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसमें वो देखते हैं कि कहीं इन्होंने हमसे झूठ तो नहीं बोला, लाइक आप स्मोकर हो और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम में बताया नहीं और आपको कुछ हो जाए, तो इन केसेस से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एन इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड एट हायर प्रीमियम रेट देन स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ लेस देन एवरेज हेल्थ कंडीशन एंड अनडिजायरेबल लाइफ स्टाइल नोन एज, इसे बोलते हैं रेटेड पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या है प्रीमियम थोड़ा हाई होता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि हाई रिस्क होता है
Rated policy, life insurance policy that is issued at a premium rate higher than standard to cover an individual classified as substandard risk भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेटेड पॉलिसी में क्या है, स्पेशल लिमिटेशन और एक्सक्लूजन है ऑब्वियसली। रेट अप पॉलिसी भी बोला जा सकता है इसको, तो आप ध्यान रखिएगा कि रेट अप पॉलिसी के नाम से भी आ सकता है। तो रेटेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आल्सो ऑफन रेफर्ड एज सब स्टैंडर्ड पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बता दिया। ए पर्सन विद लेस देन एवरेज हेल्थ और हु हैज़ ए हाई रिस्क ऑक्यूपेशन में रिसीव ए रेटेड और सब स्टैंडर्ड पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी हैव हायर प्रीमियम देन ए स्टैंडर्ड पॉलिसी। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रिस्क होगा प्रीमियम उतना ही ज़्यादा हायर होता है। द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू राइट टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिसी एंड डिसाइड अपॉन द क्लेम इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कंटेस्टेबल पीरियड बोलते हैं, जिसमें क्या है क्लेम को वो क्या है इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो इंश्योरेंस कंपनी है वो, ठीक है। तो कंटेस्टेबिलिटी पीरियड क्या होता है, क्लोज होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अकॉर्डिंग टू विच पॉलिसी होल्डर एक्सपायर विद इन 2 years ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी, ठीक है। कि पॉलिसी परचेज करने में के 2 साल बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्लेम जो रेज किया गया उसके बेनिफिशियरी में उसमें क्या है इन्वेस्टिगेट वगैरह कर सकती है। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, कंटेस्टेबिलिटी पीरियड, ठीक है। तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और वो क्या है क्लेम देखती है कि क्लेम हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो मना भी कर सकते हैं क्लेम के लिए। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 रेस्ट्रिक्ट द इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी टू रिजेक्ट ए क्लेम इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग फ्रॉड्स और मिसप्रेजेंटेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम, ठीक है। मतलब 1930 एक्ट इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग ये 3 साल है ना, उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या है, जो कोई भी क्लेम है उसको रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उस टाइम में वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं होती है। सो 3 साल के बाद नहीं कर सकती, वो क्या है फिर बाउंड हो जाती है। तो उसका आंसर होगा 3 साल, ठीक है। मतलब आफ्टर 3 year पूछा है ना, आफ्टर 3 year के बाद उनके ऊपर क्या है रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। Initial 3 years in life insurance contract between life insurance company and a policyholder is an important milestone, while the rules allow insurer to repudiate या मतलब reject that claims within the initial 3 years। मतलब वो रिजेक्ट कर सकते हैं, देने को दे सकते हैं लेकिन रिजेक्ट करने के भी पूरे उनके पास राइट्स होते हैं। लेकिन हाँ बाद में नहीं है ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस प्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब उन्होंने झूठ बोला वगैरह, हाँ। लेकिन उनके ये हैंड्स आर टाइड, मतलब बाउंड हो जाते हैं कंपनसेशन देने के लिए। कब, जब 3 साल के बाद अगर डेथ होती है या कोई रॉन्ग सिचुएशन हो जाती है, रॉन्ग इवेंट हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस एंटिटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय द इडाई, ठीक है। कौन सी जो एंटिटी है वो रेगुलेट नहीं होती है इडाई से, दैट इज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सो सेक्शन 44 ऑफ द LIC एक्ट डिस्क्राइब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, PLI बोलते हैं इनको, scheme run by central government. So PLI is neither a company nor a body corporate, but is a part of department of central government, and so will not come under the definition of insurer, right? So ये कोई ऐसे बॉडी नहीं है, डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसको आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोल सकते। सो IRDA कैन एडवाइज PLI, मतलब ये PLI को एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपनसेशन लाइक ये कंपलसरी नहीं है वो उनकी बातें मानना। ये तो जस्ट वेलविशर की तरह वो उनको एडवाइस करेंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसके अंडर नहीं आते हैं वो रूल्स में। व्हेन वाज द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI लॉन्च्ड, ठीक है, दैट इज 1 February 1884, राइट। सो PLI लॉन्च कब हुई थी, 1 February 1884 एज ए वेलफेयर मेजर फॉर एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट एंड देन एक्सटेंडेड ग्रेजुअली, ठीक है। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, टेलीग्राम डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी ये स्प्रेड हो चुकी है। टू कवर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, नेशनलाइज बैंक एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है। यानी कि काफ़ी अभी ये इसकी ब्रांचेस हो गई हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड इंटायरली बाई इट्स पॉलिसी होल्डर्स इज नोन एज, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वही इसके ओनर बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वही उसी को कंट्रोल करते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं। ए म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड इंटायरली बाई इट्स पॉलिसी होल्डर्स। ए म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी इज एन इंश्योरर दैट प्रोवाइड कलेक्टिव सेल्फ इंश्योरेंस टू इट्स मेंबर्स,
ठीक है, मतलब सेल्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। इसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है, बस क्या है, कंट्रोल होती है मेंबर्स की आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। एन इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री वेयर इट इज़ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज, मतलब लाइक वो इंश्योरेंस कवरेज किसी और कंट्री में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो क्या होती है, वो एलियन होता है। जैसे एलियन अदर कंट्रीज का होता है ना, सेम आप उसी तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एन एलियन इंश्योरर इज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग कवरेज इन ए कंट्री अदर देन कंपनीज होम कंट्री, ठीक है, मतलब कंपनी किसी और कंट्री में है लेकिन वो इंश्योरेंस किसी पर्सन को अदर दूसरी कंट्री में करवा रहा है, तो क्या है, एलियन इंश्योरर है वो, यानी कि एलियन इंश्योरेंस कंपनी है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफर्ड बाय मोस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान की जो मैक्सिमम लेंथ है पीरियड कितना होता है, 30 ईयर होता है। मिनिमम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा थोड़ा हाईलाइट किए हैं। 30 ईयर मैक्सिमम पीरियड है। मिनिमम इंश्योरेंस टर्म कितनी हो सकती है, 10 ईयर की। 65 क्या मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है 18 ईयर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। In life insurance, the amount that policy's beneficiary receive upon the death of the insured is known as, ठीक है, जो अमाउंट पॉलिसी होल्डर के जो बेनिफिशियरी उसको मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। लीगल डेफिनेशन बोला जाए तो द अमाउंट ऑफ मनी पेएबल अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी एट ए टाइम ऑफ लॉस दैट इज कॉल्ड फेस अमाउंट या फेस वैल्यू। Life Insurance Corporation is not allowed to hold more than -% of stake in any company without special permission, that is 15%, यानी कि 15% से ज़्यादा उस स्टेक किसी कंपनी में नहीं ले सकती, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि LIC है, वो लाइक रेगुलेशन प्रोहिबिट इंश्योरर्स, यानी कि बहुत सारी इंश्योरेंस, सारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए है ये। उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछा गया था कि LIC का एग्जाम्पल दिया, बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी के लिए रूल सेम है। The Hindustan Insurance Society, which later became Life Insurance Corporation, was founded by that is Surendra Nath Tagore, right? जो important persons है उनको आपको याद रखना पड़ेगा। Which among the following is the primary source of information about an applicant for the underwriter? जैसे कि मैंने underwriter की definition abbreviation वाले जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताई अच्छे से कि ये जो क्या है, प्रोफेशनल्स होते हैं जो रिस्क वगैरह को इवेल्युएट करते हैं। सो इनको लाइक जो एप्लीकेंट है, मतलब जिसने अप्लाई किया है, कैसे पता चलेगा कि भाई उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, तो कैसे पता चलता है, प्रपोजल फॉर्म के बारे में। प्रपोजल फॉर्म से, प्रपोजल फॉर्म जैसे मैंने बताया था आपको, फॉर्म होता है जब हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्म फिल करना होता है, उसमें हमारी सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल की हुई था, तो ये प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी अंडरराइटर के लिए, राइट। Dash is the transfer of all rights and remedies with respect to subject matter of insurance from insured to insurer. That is called subrogation. Right? See, ये क्या होता है subrogation? जैसे मैंने मेरी वीडियोज़ में बताया है, वैसे जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल जो बताया है मैंने इंश्योरेंस के, उसमें मान लीजिए आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। सो आपकी कार को डैमेज हुआ है, तो आप क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या है, पे कर देगी। इसका मतलब जब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रही है, उसी टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं कि जो राइट है, मतलब थर्ड पार्टी जिसने आपका एक्सीडेंट किया है, जिसकी गलती की वजह से हुआ है, उससे डील अब कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। यानी कि आप अपने राइट क्या है उसको दे रहे हो, ठीक है, यही है बस। तो लीगल जो सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड लीगल राइट टू थर्ड पार्टी टू कलेक्ट डेब्ट और डैमेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। मतलब वो जो डेब्ट वगैरह है वो कैसे मैनेज करना है, वो इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच की बात है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। गेटिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी कैन फॉल्स ग्राउंड बाय मेकिंग स्टेटमेंट दैट आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट इज नोन एज, ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिस प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है, तो मिस प्रेजेंटेशन हो गया वो। मिस प्रेजेंटेशन इन context of insurance is the act of providing a false statement during an interview or an application for a policy. It may be minor enough that insurer only needs to update or the policy, or significant enough that provide valid ground to void the contract, ठीक है। तो मिस प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली हम करते हैं तो वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ऑब्वियसली समझ में आया होगा जो चीज़ें मैंने समझाई हैं। सीरियसली बोलूँ, सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर वीडियो में नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ऐसे मत सोचिए कि MCQ आप खुद देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लाइक
हर जगह पूरी नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू सेशन है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से रखी है, उसमें 1 से 2 जो डेफिनेशन है वो रखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप अच्छे से इसको पढ़ें, सारी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप इंश्योरेंस के लिए फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए सारी वीडियो बहुत कंपलसरी है। अगर आपको इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस चाहिए और रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, बिकॉज ऑल बोर्ड ऑलवेज हेल्प स्टूडेंट्स है। सो ठीक है, अभी ये हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका लाइक रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस या जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।